अभी तक हमने देखा है समास के भेद। समास क्या है, उसमें हमने देखा अव्ययी भाव समास, जिसे एडवर्बियल कंपाउंड हमने कहा। इसके बाद हमने देखा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के दो भेद, समानाधिकरण जिसे कर्मधारय समास कहते हैं हम, जिसके दोनों पद समान विभक्ति के होते हैं, कर्ता कारक के होते हैं, प्रथमा विभक्ति में होते हैं। इसके बाद हमने देखा आगे कि व्यधिकरण तत्पुरुष, जिसमें कर्म कारक से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक 6 भेद व्यधिकरण तत्पुरुष के। समानाधिकरण को कर्मधारय देखा हमने। एक कर्मधारय समास का ही उपभेद है द्विगु समास। द्विगु, इसको हमने लिखा है न्यूमरल अपोजिशनल। अपोजिशनल कर्मधारय के लिए, समानाधिकरण के लिए, और न्यूमरल इसलिए कि संख्यावाची है। न्यूमरल और नंबर 2 वर्ड होते हैं गणित के। तो आज हम देखेंगे द्विगु समास क्या है और व्यधिकरण तत्पुरुष के जो 6 भेद हैं उनको जानेंगे, पहचानेंगे, विग्रह करेंगे। कौन सा शब्द किस तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, क्या अर्थ है उसका। बिना विग्रह किए हम अर्थ नहीं जान पाते हैं। तो शब्दों की रचना, शब्दों का विग्रह देखेंगे। तो द्विगु समास, द्विगु जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम लोग स्टूडेंट लाइफ में, विद्यार्थी जीवन में द्वि माने 2 याद रखते थे, इसलिए कि संख्यावाची है। द्विगु, द्वि इसमें शुरू में द्वि है, इसका मतलब 2 संख्यावाची है। इसलिए इस समास का हम लोग नाम दे देते थे कि संख्यावाची जो हो, जिसका पूर्व पद, वो द्विगु समास है। नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि द्वि माने 2, खुद ही संख्यावाची है वो। ऐसे देखें तो द्विगु का अर्थ 2 गायों वाला हो जाएगा, 2 गायों के विनिमय वाला। गु यहाँ गो के लिए हो गया है, जैसे उपगो, उपगु हो जाता है, वो ऊ में बदल जाता है। उस आधार पर देखें तो खुद ही यह द्वि संख्यावाची है और गु गाय के लिए आया है। फिर भी जो हो, इस नाम पर थोड़ा सा चर्चा मैंने किया कि नाम ही बता रहा है कि संख्यावाची पूर्व पद है इसका, और न्यूमरल ये भी बता रहा है कि संख्यावाची है। न्यूमरल और नंबर में भेद है। नंबर ए वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट्स, वो एक वर्ड है या सिंबल है दैट इंडिकेट्स ए क्वांटिटी। नंबर है, जैसे 1 2 3 4 हम लोग लिखते हैं, ये नंबर है, डिजिट है गणित का, ये वर्ड और सिंबल। लेकिन न्यूमरल जिसको हम कहते हैं वो ये साइन और सिंबल। भेद हो गया यहाँ। यह ए वर्ड और सिंबल है, वो ए साइन और सिंबल हो। साइन है, संकेत है, प्रतीक है। न्यूमरल दैट रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी, दैट इंडिकेट्स ए क्वांटिटी, और न्यूमरल रिप्रेजेंट्स ए क्वांटिटी। तो द्वि जो लिखे हैं यह न्यूमरल है। जैसे हमने एक है, इसको ऐसे लिख दिया, यह नंबर और यह न्यूमरल। ऐसे दोनों माने संख्या होता है।
भेद नहीं कर पाते हैं, बोलते हैं चलो नंबर है, न्यूमरल है, लेकिन जानना हो तो ये है 2 नंबर, तो इसको ऐसे लिख दें तो ये न्यूमरल है, या साइन आर सिंबल, और ये वर्ड आर सिंबल। नंबर सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 ऐसे ही लिखते हैं, हिंदी में थोड़ा लिखते हैं 1 2 3 4, वो नंबर है, और यह न्यूमरल है। तो न्यूमरल एपोजिशनल का अर्थ हुआ कि शुरू में 1 2 3 4 संख्यावाची पूर्व पद उसका रहेगा, संख्या पूर्व पद। संस्कृत में इसकी परिभाषा दी गई है कि संख्या पूर्व द्विगु, क्योंकि संख्या है शुरू में, संख्या पूर्व द्विगु, जिसका पूर्व पद संख्या हो, पहला पद संख्यावाची हो, द्विगु है। जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन तीनों भुवनों का समाहार। अब द्विगु में समाहार होता है, समेकन, एक साथ मिलाना। समाहार माने एक साथ ले लेना। और कहीं कहीं नहीं भी होता, इसलिए द्विगु को भी 2 भेद में बांट देते हैं। एक समाहार द्विगु है और एक उत्तर पद प्रधान द्विगु है, जिसका बाद वाला पद प्रधान हो जाता है। देखते हैं उदाहरण उसका। त्रिभुवन ये समाहार वाला है, समाहार द्विगु है, 3 भुवनों का समाहार। पंचवटी 5 वटों का समाहार। लेकिन ये वट का वटी हो गया। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दीर्घई में बदल जाते हैं, वट है वो, 5 वटों का समाहार, वटी नहीं है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो दीर्घई उत्तर पद उसका हो जाता है, जैसे श्लोक है। कौन कौन से शब्द हैं? श्लोक, लोक, पद, शत। श्लोक, लोक, पद, शत, मूल, श्लोक, लोक, शत, पद, अध्याय है। ये सब क्या है? अध्याय। रथ भी है। ये सब जब समास होता है तो दीर्घ ई कारांत हो जाते हैं। जैसे सप्त श्लोकी, 7 श्लोकों का समाहार, तो सप्त श्लोक नहीं होगा, सप्त श्लोकी दीर्घई हो गया। त्रिलोकी, तीनों लोकों का समाहार है, तो त्रिलोक नहीं लोकी हो जाएगा। नाम भी हम रखते हैं त्रिलोकीनाथ। अब क्यों त्रिलोकी हो गया लोक का, ये नहीं जानते हैं भले ही। पद, सप्तपदी, विवाह शादी में जो सप्तपदी पढ़ा जाता है 7 वचनों का वादा। सत, दुर्गा सप्तशती, सप्तशती, सती हो गया। मूल है यह, पंचमूली। अध्याय बहुत प्रचलित है, अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार है, 8 अध्यायों का वो समूह है, लेकिन अध्यायी हो गया। रथी है, महारथी है, रश्मि रथी है, अतिरथी है, रथी हो गया रथ का। तो ये ऐसे शब्द हैं जो दीर्घई में बदल जाते हैं। तो पंचवटी, श्रुप अणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण से हनी।
पंचवटी सो गई अकबारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। पंचवटी वो समास है। विभिन्न पुस्तकों के अध्ययन में जो शब्द आते हैं उनका चयन करना चाहिए कि कौन सा व्याकरणिक शब्द है या व्याकरण का कौन सा नियम लगा है इसमें। त्रिभुवन पंचवटी, एक पदी, एक पद है तो एक पदी। द्विपदी, त्रिभुज भी लिख सकते हैं हम। त्रिभुज गणित का जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो क्या है? एक समास है, तीन भुजाओं का समाहार है त्रिभुज। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। चतुर्भुज, चार भुजाओं का समाहार। पंचभुज, षष्ठभुज जो है वो सब क्या है? सप्तभुज है, अष्टभुज है। अष्टभुजा वाली माता अष्टभुजी। अष्टभुज क्या है? द्विगु समास है। तो इस तरह से द्विगु समास में संख्या जरूरी है, पूर्व पद का होना। पसेरी, पहले का यह मानक वजन का है, 5 पसेरी दे दीजिए। पसेरी 5 शेरों का समाहार है पसेरी। सतसई 700 का समाहार है। दोपहर, दोपहर बोलते हैं हम लोग। प्रथम पहर, दोपहर क्या है? सब समास है। अठन्नी है, चवन्नी है। दशगात्र कहते हैं हम लोग। दशानन है। अब 10 पूर्व में संख्यावाची है, लेकिन 10 आनन है वो जिनके, अर्थात रावण, तब बहुब्रीहि समास हो जाता है। लेकिन 10 आनन ही करें उसका हम विग्रह द्विगु हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाची है शुरू में। विग्रह के आधार पर भी समास का भेद बदलता है। जैसे विग्रह करेंगे वैसे समास हो जाएगा। तो ये द्विगु समास में अब एक मैंने कहा कि उत्तर पद प्रधान, ये तो समाहार द्विगु है। जिसे है दुसुति, हम लोग कहते हैं महिलाएं दुसुति पर अपना करती हैं काम। दुसुति, दु संख्यावाची है, आया सुति है। उत्तर पद प्रधान द्विगु, समाहार नहीं है। 2 सूतों का समाहार 2 सूत को मिलाकर बना है, नहीं। दुमाता, 2 माह का। पंच प्रमाण, 75, ये सब उत्तर पद प्रधान का है। लेकिन मूलतः आता है समाहार द्विगु ही। संख्या देखे हम, लिख दिए द्विगु समास है। अब इतना अंदर में नहीं जाता है प्रश्न कहीं भी समाहार द्विगु है कि उत्तर पद प्रधान द्विगु है। लेकिन पहचाने की द्विगु समास है, उसका कैसे होता है विग्रह। एक तारा संख्यावाची है इसलिए है। त्रिकाल दर्शी, त्रिकाल क्या है? द्विगु समास। त्रिफला द्विगु समास। त्रिगुण द्विगु समास। त्रिपाद बैठ के हम लोग साइंस के प्रयोगशाला में देखते हैं, त्रिपाद द्विगु समास। नवग्रह द्विगु समास। चतुर्वेद द्विगु समास। उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि जितने शब्द हम लोग प्रयोग कर रहे हैं उसमें ढूंढे खोजे जाने, ध्यान रखें कि ये जो मैंने बोल दिया ये व्याकरण का कौन सा शब्द है। अब हम देखते हैं, अभी तक हम समानाधिकरण तत्पुरुष में ही चल रहे थे। कर्मधारय कर्मधारय का ही एक भेद है द्विगु। अब देख रहे हैं कि व्यधिकरण तत्पुरुष, जिसमें हम कर्म कारक से लेकर के और अधिकरण कारक तक 6 विभक्तियां, संस्कृत में उसको प्रथमा तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष कहते हैं। वास्तव में समास तो संस्कृत का ही अध्याय है। लेकिन कुछ शब्द हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं
समासिक, समस्त पद, इसलिए हिंदी में भी व्याकरण पढ़ना, समास का अध्याय जानना जरूरी है। लेकिन हम यहाँ हिंदी में नाम रखेंगे कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, 6 भेद। उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से शब्दों का हम प्रयोग रोज करते हैं, कौन तत्पुरुष में आते हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष, समानाधिकरण नहीं, अधिकरण समान नहीं है। अब विभक्तियां भिन्न भिन्न हो रही हैं। समान में था कि पूर्व पद की विभक्ति प्रथमा और उत्तर पद की विभक्ति भी प्रथमा। अब व्यधिकरण है, अब पूर्व पद की विभक्ति दूसरी, उत्तर पद की दूसरी। देखते हैं, पहला होगा कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, कर्म का चिन्ह होता है को विभक्ति। निश्चित रूप से को विभक्ति को त्याग करके और 2 पद एक साथ मिल गए हैं, एक पद हो गए हैं। को विभक्ति लुप्त रहेगी यहां। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगनचुंबी इमारतें जो बहुत ऊंची होती हैं। गगनचुंबी का मतलब गगन को चूमने वाली, बहुत ऊंची अट्टालिकाएं, इमारतें, मकान, गगन को चूमने वाली, इसलिए गगनचुंबी। को लुप्त है यहाँ, इसलिए कर्म तत्पुरुष है, द्वितीय तत्पुरुष है। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष प्राप्त क्या है? मोक्ष को प्राप्त, को लुप्त है इसलिए द्वितीय तत्पुरुष है। कठफोड़वा, काठ को फोड़ने वाला। पाकिट मार, पाकिट को मारने वाला। चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला। चित चोर, चित को चुराने वाला। कामचोर, वो हो जाएगा काम से जी चुराने वाला, विभक्ति बदल गई। काम को चोर नहीं है, वो काम से जी चुराने वाला। विभक्ति के आधार पर समास के भेद बदलेंगे। मनोहर, मन को हरने वाला, यह है मन को हरने वाला, द्वितीय तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, गिरह कट, गिरह को काटने वाला। तिलचट्टा, तेल को चाटने वाला। हस्तगत, हस्त हाथ को आगत। तो जहां को छिपा हुआ है वो है कर्म तत्पुरुष। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, मुंह तोड़ जवाब देते हैं। किसी का जबान बंद हो जाए, जैसा करे वैसा हम जवाब दे देते हैं। तो जहां को लुप्त हो, जहां जहां हम शब्द बोलते हैं, प्रयोग करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ध्यान रहे कि कहाँ को विभक्ति लुप्त है, वो सीधे द्वितीय तत्पुरुष कर्म तत्पुरुष समास है। वो 2 पद एक में मिल गए हैं, को छिपा कर। दूसरा है कर्ण तत्पुरुष। कर्ण तत्पुरुष विभक्ति यहां लुप्त होगी से द्वारा। इन 2 विभक्तियों को छोड़ करके और 2 पद एक पद बन जाते हैं। जैसे मनगढ़ंत, मन से गढ़ंत। मनगढ़ंत हम लोग बोलते हैं, जो प्रचलित है उसी को ले रहे हैं। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा हुआ। करुणापूर्ण,
करुणा से पूर्ण, सूर रचित, सूरदास के द्वारा रची हुई दोहा कविताएं, सूर से रचित, सूर के द्वारा रचित, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा रची हुई रचना, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा, तुलसी से, ये क्या है? ये कर्ण तत्पुरुष है। मनमौजी, मनमौजी क्या है? मन से मौजी है, जो से लगा है, कर्ण तत्पुरुष है। पद दलित, पद से दलित, पिछला, दबा हुआ। दलित क्या है? दलित, दलित असल में शब्द बना है दल से, दल माने दलना। जैसे दाल का नाम क्यों रखा गया है दाल? वो जो चना है, मूंग है, मसूर है, रहर है, उसमें दो दल होते हैं। दल माने तो ऐसे पत्ती होता है, लेकिन जब उसको तोड़ते हैं, फाड़ते हैं, दलते हैं, भोजपुरी में हम कहें तो उसको कहते हैं कि दरते हैं, दाल दरना, दाल दरे के बाद जात में दरते हैं हम, दरते नहीं दलते हैं हम। दुष्ट दलन, दुष्टों का दलन करना माने रगड़ देना, दल देना, दाल जैसा। तो दलित कौन है? जो दबा है, दला हुआ है, कुचला हुआ है, पिछड़ा है। चाहे मानसिक रूप से दलित हो, आर्थिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, उससे मतलब नहीं है। वो सामाजिक स्थिति की बात भी नहीं कर रहे हैं। दलित का अर्थ ही हुआ है दला हुआ। पद दलित है, पद से दलित। दलित का अर्थ बताया हूं, पास्ट टेंस से दलित। दल माने दलना, टुकड़े टुकड़े करना, जैसे दाल को करते हैं हम। तो पद से दलित, शोक संतप्त, शोक से संतप्त। संतप्त क्या है? संतप्त, ये तप्त हम जान रहे हैं, तपना, तप्त माने गर्म, हीटेड, तप्त। संतप्त माने अच्छी तरह से तप्त, जो बहुत दुखी हो। शोक संतप्त, शोक से संतप्त। जन्मांध, जन्म से अंधा, से विभक्ति लुप्त हुई है। मन चाहा, मन से चाहा हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित, रेखांकित शब्दों को, वाक्यों को करते हैं हम। और रेखांकित अपने आप में जो शब्द है वो कर्ण तत्पुरुष से, रेखा से अंकित। ईश्वर प्रदत्त, जो ईश्वर के द्वारा दिया गया है वो ईश्वर दत्त। गुण युक्त, मतलब गुण से युक्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं। गुणवत्तापूर्ण क्या है? गुणवत्ता से पूर्ण, कर्ण तत्पुरुष। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। पद यात्रा, पद से की गई यात्रा। रथ यात्रा। हस्तलिखित माने हैंड रिटन, जो है हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, वो हस्तलिखित है। गुणहीन, गुण से हीन। श्रम साध्य, श्रम के द्वारा साध्य। जल प्लावित, जल से प्लावित। नीति युक्त, नीति से युक्त। भवनहीन, भवन से हीन। गुणहीन, गुण से हीन। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ये सब से छिपा हुआ है, लुप्त है, इसलिए कर्ण तत्पुरुष इतना शब्द मैंने बोला। आगे है संप्रदान। संप्रदान की विभक्ति है, पूर्व से जानते हैं हम लोग। को के लिए, यहाँ के लिए छिपा रहता है, लुप्त रहती है विभक्ति। जैसे रसोई घर, रसोई एक पद है, दूसरा पद घर है। रसोई घर का मतलब रसोई का घर नहीं, पोजीशन नहीं है, वहां स्वामित्व नहीं है। जैसे राम का घर कहते हैं, उसी तरह से इसका हम रसोई का घर नहीं कह देंगे। रसोई के लिए घर, इसलिए संप्रदान तत्पुरुष है।
प्लेस फॉर, जो रसोई के लिए है वो फॉर है वहां, रसोई घर, रसोई के लिए घर, ये क्या है? संप्रदान तत्पुरुष है, चतुर्थी तत्पुरुष है रसोई घर। धर्मशाला, धर्म के लिए शाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। कन्या विद्यालय, कन्याओं के लिए विद्यालय है। महिला चिकित्सक, महिलाओं के लिए चिकित्सक है वो। देखिए महिला चिकित्सक यदि हम लिखते हैं, महिला चिकित्सक, निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे अलग अलग कर दिए तो मानक नहीं है। या तो समस्त पद बनाइए, सटा दीजिए एक ही में, और नहीं तो बड़ा बड़ा यदि दोनों पद है तो हाइफन दे दीजिए। तब ये हुआ कि डॉक्टर फॉर लेडीज, महिला चिकित्सक। ऐसे छोड़ देंगे अलग अलग तो इसकी विशेषता ही बताना लगेगा। वो चिकित्सक ही महिला है, लेडी डॉक्टर, डॉक्टर ही लेडीज है। और इसका मतलब हुआ कि ये लेडीज है कि पुरुष, इससे मतलब नहीं है, ये महिलाओं के लिए डॉक्टर है, चाहे पुरुष ही हो तो क्या। यदि हाइफन लगा दिए हम तो डॉक्टर महिला हुई कोई जरूरी नहीं है, वो महिलाओं का डॉक्टर है, के लिए महिलाओं का इलाज करता है। और स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। संप्रदान तत्पुरुष महिला चिकित्सक का अर्थ यह है। महिला महाविद्यालय, महिला महाविद्यालय यदि ऐसे ही हम लिख देते हैं, हाइफन भी नहीं दिए, सटाए भी नहीं, और लिख दिए महिला महाविद्यालय, तो व्याकरण द्वारा असिद्ध है, यह अमानक है। यह कॉलेज ही महिला हो जाएगा। महाविद्यालय तो स्त्री पुरुष है नहीं, लेकिन इसका हम अर्थ लगाएंगे तो है कि महिलाओं के लिए महाविद्यालय। अब के लिए लुप्त है तो या तो सटाइए इसको, लेकिन इतना बड़ा शब्द हो जा रहा है, देखने में कहीं नहीं आता है, प्रचलन में नहीं है। तब क्या करना पड़ेगा उसको कि तो यहाँ हाइफन लगाइए, महिला महाविद्यालय, विमेंस कॉलेज। वो फॉर है, कॉलेज फॉर विमेंस, विमेन, वुमन और विमेन, वुमन एक वचन, विमेन बहुवचन, तो ये कॉलेज फॉर विमेन, महिलाओं का महाविद्यालय। तो निश्चित रूप से हाइफन दीजिए। समन्वय कक्ष हम लोग लिखते हैं, समन्वय कक्ष, तो यहां हाइफन देना है, नहीं दीजिएगा तो अर्थ उल्टा हो जाएगा इसका। बड़ा शब्द है, यदि दो पद मिलाने पर प्रचलन में नहीं है तो हाइफन दे दीजिए। हाइफन मैंने जो जब दोनों को जोड़ दिया वो समस्त पद हो गया। अब पाठशाला हमने कहा, पाठशाला, यदि पाठशाला है तो चतुर्थी तत्पुरुष है, संप्रदान। और यदि यही विद्यालय है तो ये विद्या का घर, ये षष्ठी तत्पुरुष है, संबंध तत्पुरुष विद्यालय, और पाठशाला संप्रदान तत्पुरुष। निश्चित रूप से दोनों में कुछ अंतर है, पाठशाला और विद्यालय एक ही नहीं है। पहला तो अंतर यह है कि पाठशाला स्पेशली फॉर प्राइमरी क्लासेस, प्राथमिक कक्षाओं को ही पाठशाला कह सकते हैं, उच्च विद्यालय महाविद्यालय को पाठशाला नहीं कहेंगे। दूसरा है कि पाठ और विद्या में अंतर है। पाठ लेसन है, टेक्स्ट है, रिसाइटिंग है, रीडिंग है, वाचन है वो। विद्या नॉलेज है, लर्निंग है। विद्यारंभ करते हैं, पाठारंभ नहीं करते हैं। विद्यादान करते हैं, पाठदान नहीं करते हैं। इसका मतलब दोनों में डिफरेंस है। और दोनों का समास यदि बनाते हैं, विद्यालय, आलय जो है घर, आलय और शाला में भी अंतर है। शाला संस्कृत में उसको कहते थे, शाला एक अर्थ पंक्ति भी होता है। अब कुछ सेक्रेड वर्ड से जुड़ा हुआ है जो पवित्र आध्यात्मिकता की ओर शाला जुटता है, इंगित करता है। धर्मशाला, पाठशाला, गौशाला, नाट्यशाला,
शाला में थोड़ी नियमबद्धता है, अनुशासित होने का भाव झलकता है। शाला माने पंक्ति, पंक्ति माने नियमबद्धता। स्कूल में बच्चे पंक्ति में ही प्रार्थना करते हैं, पंक्ति में कक्षाओं में जाते हैं, कक्षाओं में पंक्ति में बैठते हैं, पंक्ति में निकलते हैं। पंक्ति का बड़ा महत्व है। पंक्ति इसलिए कि अनुशासन दिखाना है। शाला माने पंक्ति भी, इसलिए शाला जोड़ दिया जाता था कि थोड़ा वहां अनुशासन का बोध हो। शब्दों से बोध होता है, विद्यालय से वो बोध नहीं हो रहा है। वो विद्या का घर है, वहां हम सीखते हैं, जाते हैं। लेकिन पाठशाला जो नाम दिया गया उसका कुछ अलग इंडिकेशन है। शाला नियमबद्धता, अनुशासन, विनम्रता, प्रगाढ़ संबंध की ओर इंगित करता है। पाकशाला, रसोई घर और पाकशाला। पाकशाला थोड़ा सा संस्कार, संस्कृति, पवित्रता की ओर जुड़ा है वो शब्द। रसोई घर भी कह सकते हैं। रसोई वो है जिससे रस निकले, भोजन रस। तो ये सब है। इसको मैंने चर्चा किया इसलिए कि पाठशाला संप्रदान तत्पुरुष है और विद्यालय षष्ठी तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। तो संप्रदान तत्पुरुष में इस तरह से मैंने कहा रसोई घर, स्नान घर। स्नान घर क्या है? स्नान के लिए घर, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला है वो चतुर्थी तत्पुरुष। इस तरह से माल गोदाम, माल के लिए गोदाम है वो। माल गाड़ी, माल के लिए गाड़ी है। डाक घर, डाक के लिए घर। शयन कक्ष, हाइफन देंगे वहां। शयन कक्ष एक में नहीं मिलाएंगे, हाइफन दे देंगे, वो शयन के लिए कक्ष है। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। बालवाड़ी, बच्चों के लिए वांगन है वो। परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन है। परीक्षोपयोगी, परीक्षा के लिए जो उपयोगी है। ये जो शब्द हम बोल रहे हैं, हम लोग रोज रोज बोलते हैं इसको कभी न कभी। पशुशाला, महंगाई भत्ता, महंगाई भत्ता तो प्रयोग करते हैं हम लोग। महंगाई भत्ता, महंगाई के लिए भत्ता है वो। और संप्रदान तत्पुरुष है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति, ये संप्रदान तत्पुरुष है। अगला है अपादान तत्पुरुष। अपादान से विलगाव, जुदाई। हर कारक का अपना एक व्यधिकरण में तो समास है। आपादान से जुदाई, जहां कुछ विलगाव होता है वो अपादान में होगा। जैसे पदच्युत, इसका विग्रह करेंगे तो पद से च्युत, विग्रह कर रहे हैं। ये विग्रह जो के लिए बोल रहे हैं, विभक्ति बोल के लिख के दिखाते हैं, वही विग्रह। पदच्युत का विग्रह क्या होगा? पद से च्युत। पद से च्युत माने अलग, पद से च्युत, पदच्युत। पथ भ्रष्ट, पथ से जो भ्रष्ट होगा। लेकिन से इसमें भी है, से कर्ण में भी है, लेकिन इसमें अलगाव होना है। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, खुलकर अलग हो गया। कार्य मुक्त, सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त, कार्य से मुक्त। ये क्या है? अपादान है। भय मुक्त, भय से मुक्त। हरि विमुख, हरि से विमुख। छाड़ी मन हरि विमुख, हन के संग। हरि विमुख का संग छोड़ दीजिए, जो हरि से विमुख है, अलग है। अपादान तत्पुरुष। आकाशवाणी, आकाश से वाणी जो आती है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, बंधन मुक्त। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ये जो स से लगा और अलगाव का भी बोधक है। तो जहां भी हम देखेंगे
कि अपना ये है एक से विलगाव पैदा करता है, वो अपादान है। अब है संबंध तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। इसका है काके की, का के की, ये विभक्तियां लूप रहेंगी। विग्रह करेंगे तो जोड़ देंगे काके की को संबंध तत्पुरुष में। जैसे गंगा जल, गंगा जल इसका विग्रह करेंगे तो होगा गंगा का जल। संस्कृत में होता है गंगायाम जल। तो गंगा जल संबंध तत्पुरुष का दिखाता है। रामायण, राम का आयन, राम का घर है वो, इसलिए रामायण का लगा। शिवालय, शिव का आलय। विद्यालय, विद्या का आलय। प्रतीक्षालय, प्रतीक्षा का, प्रतीक्षा के लिए आलय है वो। देखिए प्रतीक्षालय जो है वो प्रतीक्षा के लिए आलय है। प्रतीक्षा का, जिसे देवालय कहते हैं हम, देव का आलय का पोजीशन दिखाता है। संबंध तत्पुरुष में ध्यान रखना है कि संबंध काके की पोजीशन है और उसके समान दिखाई दे रहा है, इसलिए वो नहीं हो जाएगा। करुणा निधि, करुणा के निधि हैं। करोड़पति, करोड़ के पति। राजमाता, राजा की माता है वो। ग्रामोद्धार, ग्राम का उद्धार, ग्रामोद्धार है। विद्यार्थी, विद्या का अर्थी, विद्या का चाहने वाला है वो। शांति निकेतन, शांति का निकेतन है वो, घर है। सूर्योदय, सूर्य का उदय। ये सब षष्ठी तत्पुरुष विग्रह भी कर रहे हैं साथ साथ। पराधीन, दूसरों के अधीन, पर के अधीन है वो। विद्यासागर, विद्या का सागर है वो। राजकन्या, राजा की कन्या है। नाग कन्या, नाग की कन्या है। चंद्रोदय, चंद्रमा का उदय, काके की। ये सब है विज्ञान शिक्षक, हम लोग बोलते हैं विज्ञान का शिक्षक। तो ये सब है धर्म सभा, धर्म की सभा, राज्य सभा, लोकसभा, सब क्या है बोलते हैं हम लोग हमेशा, विधानसभा। सब संबंध तत्पुरुष है। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़ है यह। गृह स्वामी, गृह का स्वामी है। राजपुत्र, राजा का पुत्र। गंगा पुत्र भीष्म को कहते थे, गंगा के पुत्र थे वो, गंगा पुत्र। तो ग्रंथकार, ग्रंथ का रचना करने वाला है वो। विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष। काके की जहां लगा है, हिमालय, हिम का आलय। राजकुमार, राजा का कुमार। भक्त वत्सल, भक्तों के वत्सल हैं। राम नाम, राम का नाम। जलधारा, जल की धारा। राजाज्ञा, राजा की आज्ञा। का हो, के हो, की हो, और उस विभक्ति को खोल देते हैं, विग्रह हो गया। हटा के एक में मिला देते हैं, समास हो गया। षष्ठी तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष। में, पर, इसकी विभक्ति है में, पर, दोनों में कोई एक लुप्त है। जैसे आप बीती, आप बीती माने आप पर बीती। जो आप बीती घटनाएं हम लोग सुनाते हैं, कहानियां सुनाते हैं, आप पर जो बीता हुआ है। व्यवहार कुशल, व्यवहार कुशल मतलब
दो शब्द है व्यवहार और कुशल, दोनों आपस में विभक्ति को छोड़ करके मिल गए हैं, समास हो गया है व्यवहार में कुशल। व्यवहार में कुशल, व्यवहार कुशल सप्तमी विभक्ति, अधिकरण तत्पुरुष है यह, कला कुशल, कला में कुशल। शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण। जलमग्न, जल में मग्न। अब जल प्लावित बोले थे, जल से प्लावित उकरण तत्पुरुष था तृतीया, लेकिन जलमग्न बोल दिए तो जो जल में डूब गया है वो जलमग्न है। जल प्लावित माने जो जल से आच्छादित हो गया, भर गया। से वहां था यहां में है, इसलिए सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर आरूढ़ पर है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष है। तो ये सब शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण। आप बीती रण कुशल, रण में कुशल जो है। सभा पंडित, जो सभा में पंडित है। साधु किसको कहते हैं? सभायाम साधु, जो सभा में साधु हो, समाज में अच्छा करता हो, साधु है। सर्वोत्तम, सब में उत्तम, में लग गया। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नरोत्तम, नरों में उत्तम, में है इसलिए सप्तमी विभक्ति का है। और अधिकरण तत्पुरुष है, संस्कृत में सप्तमी तत्पुरुष है। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। गृह प्रवेश हम लोग रोज बोलते हैं। हरफन मौला, हरफन में बोला। कर्म निरत, कर्म में निरत, कर्म में जो लगा है वो है कर्म निरत, और में है इसलिए अधिकरण तत्पुरुष। लेकिन कर्म विमुख, कर्म विरत कह देंगे तो से आगे है। यहाँ अलगाव का बोध कराता है पंचमी विभक्ति। अपादान तत्पुरुष। गंगा स्नान, गंगा स्नान, गंगा जल हो गया षष्ठी, समंत पुरुष का छिपा है, लेकिन गंगा स्नान माने गंगा में स्नान। वनवास, 14 वर्षों का वनवास हुआ। वनवास क्या है? वन में वास को संबंध, अधिकरण तत्पुरुष है वो। वीर श्रेष्ठ, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। वीर श्रेष्ठ, वीरों में श्रेष्ठ। नरपुंगव, जो नरों में श्रेष्ठ हो। तो में जहां लगता है वहां अधिकरण तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। दानवीर कर्ण कहते हैं हम लोग। दानवीर क्या है? जो दान में वीर हो, उस सप्तमी तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। नराधम, जो नरों में अधम हो। नरोत्तम, जो नरों में उत्तम हो। नराधम, जो नरों में अधम हो। कृषि प्रधान, देश हमारा कृषि प्रधान हम लोग कहते हैं। कृषि प्रधान माने कृषि में प्रधान है। उद्योग प्रधान, उद्योग में प्रधान। ग्राम प्रधान, ये क्या हो गया? आप देख के उसी के जैसे बोल देंगे तो गलती हो जाएगा। ग्राम प्रधान माने ग्राम का प्रधान है। ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम की पंचायत है। जो विभक्ति लुप्त हो रही है वो तत्पुरुष है। वो देखने में एक जैसा लग रहा है, इससे मतलब नहीं है। कौन सी विभक्ति लुप्त हो रही है वो होगा विभक्ति के अनुसार। आसान है यह। कारक जो पढ़े हैं वो विभक्ति जान रहे हैं। जो विभक्ति लुप्त हुई है वही वो तत्पुरुष हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा तत्पुरुष समास को। तत्पुरुष समास के अन्य भेद भी अभी हैं, आगे चर्चा करेंगे उनकी हम। अलुक समास है, नए समास है, प्रादि तत्पुरुष है अभी। लेकिन प्रधान ये थे। समानाधिकरण तत्पुरुष जिसे कर्मधारय कहते हैं, उसका एक भेद द्विगु समास हुआ। और बाकी व्यधिकरण जो तत्पुरुष हैं विभिन्न विभक्तियों को लुप्त करके मिले हुए, तो वो कर्म तत्पुरुष से अधिकरण तत्पुरुष तक। तो हम ये आशा करते हैं कि जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं यदि उस समासिक है, समस्त पद है, तो अब ध्यान रहेगा, तुरंत ध्यान देंगे कि कौन सा समास है। तब यह पहले तो ये पहचानना है कि बोल दिया हम वो समस्त पद है,
ध्यान नहीं रहता है। बोलते हैं कि दानवीर, बोलते हैं श्रम साध्य, बोल दिए परमेश्वर, ध्यान नहीं है कि समाज से कि क्या है। अपना विद्यार्थी कोई कक्षा में बोला कोई शब्द और लगता है कि समासिक शब्द बोला तो तुरंत पूछना चाहिए कि क्या कोई व्याकरणिक परिचय है क्या इसका, देखिए बताता है कि नहीं। किसी भी विषय के शिक्षक हों, भाषा तो सबके लिए जरूरी है। गणित में बोल दिया चतुर्भुज, पूछिए उससे कि कौन सा समास है चतुर्भुज। कहीं बोल दिया रेखांकित, पूछिए कौन सा समास है यह। रोज तो बोलते हैं, जब बोलेंगे तो कुछ शब्द बोलेंगे हिंदी के, अब बोलेंगे तो उसका कुछ परिचय है हिंदी का। भाषा तो हम पढ़ा सकते हैं किसी भी विषय में, इतिहास ही पढ़ा रहे हैं तो भाषाएं ही तो है, शब्द ही तो है उसमें। अब उसमें भी जहां चर्चा के लायक शब्द आ जाएं तो इतिहास विषय के ही शिक्षक हैं तो हम सूची बनाए रहेंगे एक, ये शब्द चर्चा के लायक है, भाषा के शिक्षक से चर्चा करेंगे, बच्चों को बताएंगे, या उन्हीं को सूची दे देंगे कि इन शब्दों पर चर्चा कीजिएगा। इतिहास विषय में ये आया है लेकिन मांगता है यह व्याख्या हिंदी की। इंग्लिश में बुक है तो इंग्लिश के जो शब्द हैं, लैंग्वेज, यदि कुछ व्याख्या मांगता है वो शब्द तो बच्चों को बताया जाना चाहिए, तब भाषा समृद्ध होगी। तो आगे हम देखेंगे तत्पुरुष समास के अन्य भेद। अभी बाकी है द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, दो अत्यंत महत्वपूर्ण समास बचे हुए हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। धन्यवाद।